Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding political radicalism and economic crisis. तो इस वीडियो में इस पैराग्राफ में आज हम राजनीतिक रूप से जर्मन में कैसे कट्टरता बढ़ रहा था उसके बारे में देखेंगे कि रेडिकलिज्म क्या है। कट्टरता है ना, किसी चीज के बारे में ज्यादा अति हो जाना है ना, वो क्या है, रेडिकल। तो राजनीतिक रूप से कैसे वहां की चीजें रेडिकल हो रहा था राजनीतिक, वो देखेंगे। साथ साथ देखेंगे वहां पर जो आर्थिक मंदी आता है, कहा जर्मन में इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है, वो देखने वाले हैं इस पैराग्राफ में। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि वॉर ऑफ इफेक्ट, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा था जर्मन इकोनॉमिक पे, जर्मन सोसाइटी पे, जर्मन पे, वो चीज हमने पढ़ चुके थे, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं इसके बाद वाले कि वहां पर मंदी कैसे आता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो वॉर का इफेक्ट पड़ा उसका ही रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पर, जो आज पढ़ने वाले इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो जर्मन में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ, आर्थिक मंदी आई, आर्थिक तंगी आई, वो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ही आया था। तो यू कैन से दैट कि जर्मन इकोनॉमिकल क्राइसिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप ये कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है द बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक को इंसिडेड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग ऑन द पैटर्न्स ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन द रशिया। कहने का मतलब है जो जर्मन के लोग थे वो जर्मन में जैसे आपने देखा था कि ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक ऑफ द रेवोल्यूशन इन द रशिया में कैसे वहां के जो डेमोक्रेसी के बेस पे जो सरकारें थी उसको हटाकर अंडर द लीडरशिप ऑफ द व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में कैसे वहां पर सोवियत संघ का और सोवियत गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश किया गया था। वहां के सरकार को उखाड़ फेंका गया था, ओवरथ्रो कर दिया था, खत्म कर दिया गया था। तो ही जर्मन के भी जनता ने भी रशिया के बोल्शेविक रेवोल्यूशंस के पैटर्न पे अपने यहाँ भी जर्मन में भी वाइमार रिपब्लिक जो सरकार थी उसको क्या करना चाहती थी, हटाना चाहती थी, और वहां पर सोवियत जैसा कोई गवर्नमेंट लाना चाहता था, है ना। इसीलिए सोवियत ऑफ द वर्कर एंड सेलर वेर इस्टेब्लिश, इसीलिए जर्मन के हर शहर में वहां के जो वर्कर थे और जो सेलर थे, है ना, उन्होंने मिलकर हर शहर में सोवियत इस्टेब्लिश कर रहे थे, है ना। सोवियत का मतलब क्या है, ग्रुप, है ना, लोगों का जैसे ट्रेड यूनियन होता है ना, उसी तरह अलग अलग यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश कर रहे थे, स्थापना कर रहे थे अलग अलग शहरों में। जर्मन के जनता क्यों कर रहे थे, ताकि संगठन बनाया जाए, संगठन बनाकर रशिया के तर्ज पर जर्मन में भी वाइमार रिपब्लिक को हटाकर वहां पर सोवियत गवर्नमेंट लाया जाए। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग शहरों में चीज हो रहा था। आगे चलते हैं। इन द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चेंज्ड विद द डिमांड फॉर द सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। वो ये भी जस्ट बताया कि सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट के डिमांड के कारण पूरे बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ द जर्मनी, वहां पर पूरे एटमॉस्फेयर ही वातावरण ही चेंज हो गया था। हर जगह मांग चल रही थी कि हम वाइमार रिपब्लिक को हटाएंगे और सोवियत स्टाइल पर अब यहाँ पर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे, है ना। ये चीज वहां पर पूरे जर्मन में बहुत ज्यादा डिमांड थी। एंड दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड कैथोलिक्स एंड मीट इन द वाइमार टू गेट सेफ टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द वाइमार रिपब्लिक crushed the uprising with the help of the war veterans organizations called free crops। कहने का मतलब है, लेकिन ये जो डिमांड चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था हर इस सिटी में, ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहा था, सोवियत बन रहा था। क्यों बन रहा था, तो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट को लाने के लिए, वाइमार रिपब्लिक को हटाने के लिए। अब इस मूवमेंट को जो वाइमार रिपब्लिक का क्रश कर देता है, क्रश का मतलब दबा देना, सप्रेस करना। कहने का मतलब है जब जो सोवियत जो लोग थे, कम्युनिस्ट जो लोग थे जर्मन में, वो जर्मन को वाइमार को हटाना चाहते थे, लेकिन वाइमार वालों ने क्या किया कि क्रश कर दिया, उनके मांग को ही दबा दिया, है ना। उनको सबको मार पीट कर, है ना, जेल में डाल दिया, है ना, क्रस्ट करवा दिया। अपराइजिंग, उनके जो मूवमेंट को ही खत्म करवा दिया। किसके हेल्प से, तो अपने वेटरन्स यानी ऐसे जो आर्मी ग्रुप थे, है ना, कॉर्प्स थे, उनके हेल्प से। आगे देखते हैं। एंग्विस्ट द
स्पार्टिस्ट लेटर द फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। इसके बाद क्या होता है कि जब उनकी कुछ भी नहीं चलता है, उनको लाइक उनके आवाजों को सप्रेस कर दिया जाता है, तो जो कम्युनिस्ट लोग थे जो कि डिमांड कर रहे थे रसिया का जैसा गवर्नमेंट लाने के लिए, वो बाद में सब मिलकर फाउंड करते हैं। फाउंड मतलब बनाना, एक अलग पार्टी बनाते हैं जिस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। तो इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी बनता है जर्मन में। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became the irreconcilable enemy and could not make the common and cause against and Hitler both revolutionaries and the militant nationalist and carved for the radical solution। कहने का मतलब है कम्युनिस्ट पीपल थे और जो सोशलिस्ट थे वो हमेशा एक दूसरे के इनेमी थे, दुश्मन थे, है ना। वो कभी हमेशा एक साथ नहीं आते थे, एक साथ होकर ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर नहीं लड़ते थे। पॉलिटिकल radicalizations was only heightened by the economic crisis of the 1923 Germany had the fought the war and largely on the loan and had to pay war reparations in gold। ये कहना चाहता है कि लाइक जितने भी वॉर लड़ा गया था, जर्मनी ने जो वॉर लड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो कैसे, वॉर में तो पैसे खत्म होता है, तो कैसे लड़ा था, तो जितने भी वॉर लड़ा गया था वो लोन पे लड़ा गया था। अब लोन लेकर वॉर लड़ोगे तो लोन लिया है तो लोन चुकाओगे भी ना। तो अब लोन चुकाने की बारी थी तो लोन हमेशा गोल्ड में चुकाना होता था। तो अब जैसे जर्मनी के पास गोल्ड बचा ही नहीं, पैसे बचे ही नहीं ताकि वो लोन चुका सके, तो इसीलिए यहाँ पर जर्मनी में इकोनॉमिकल क्राइसिस जैसे कंडीशन हालात शुरू हो जाता है, क्योंकि अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। किसके लिए? तो लोन देने के लिए, लोन के किस्त इंस्टॉलमेंट देने के लिए। पर साथ ही साथ आपको याद रखना चाहिए कि उसको पेनाल्टी भी देना था जर्मन को, है ना, क्योंकि वर्साया की संधि में आपने देखा था कि पेनाल्टी लगाया गया था जर्मनी पे, वो भी देना होता था हर साल। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जर्मन को बहुत सारे पैसे लोन के रूप में, लोन के किस्त के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में, है ना, पेनाल्टी के रूप में देना होता है, और उसके पास पैसे बचे ही नहीं देने के लिए। तो वो कैसा कंडीशन वहां हो रहा था? इकोनॉमिकल क्राइसिस इसीलिए आती है क्योंकि पैसे खत्म हो जाता है, कोई भी देश बिना पैसे के नहीं चल सकता। इन द 1923 जर्मन रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच occupied its the leading industrial area Ruhr to claim their coal and German retaliated with the पैसिव रेजिस्टेंट। कहने का मतलब है क्योंकि जब जर्मन ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, जर्मन ने 1923 में रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज यानी इनकार करना, इनकार कर दिया पे करने से, क्योंकि हमें जस्ट बताया पैसे नहीं तो उसके पास पे करने के लिए पेनाल्टी और लोन का किस्त, तो उसने क्या किया कि रिफ्यूज कर दिया कि हम पे नहीं कर पाएंगे। किसको पे करना था? फ्रांस को। तो फ्रांस ने क्या किया, उसके एक एरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको ऑक्युपाई कर लिया फ्रांस ने, है ना। पेनाल्टी लाइक इंस्टॉलमेंट ना देने के कारण जो जर्मन का एक एरिया था, रूह इंडस्ट्रियल एरिया था, ये इसको ऑक्युपाई कर लिया, उसके बदले में फ्रांस ने वो ले लिया। लेकिन इसमें जर्मन ने रिटेलिएट भी किया, विरोध भी किया, लेकिन पैसिव, कुछ खास नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जर्मन खुद ही इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही थी वहां पर, उसको वहां खाने की खुद ही कमी थी, है ना, तो दूसरे से लड़ाई कैसे करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जर्मन दिन प्रतिदिन, डे बाय डे और भी ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पेनाल्टी नहीं देगा तो दूसरे देश क्या करेगा, उसके उस एरिया को हथिया लिया, है ना, ऑक्युपाई कर लिया, जैसे फ्रांस ने रूह को ले लिया। आगे देखते हैं बेटा। एंड प्रिंटेड पेपर्स एंड करेंसी लेसी विद टू मच एंड प्रिंटेड मनी इन द सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। अब देखो, अब यहाँ की जो सरकार थी वो, क्योंकि गरीबी बढ़ती जा रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ता, महंगाई बढ़ता जा रहा था, अब इसको कंट्रोल करने के लिए जर्मन सरकार ने, वाइमार रिपब्लिक ने क्या किया, प्रिंट किया बहुत सारे करेंसी, है ना, करेंसी पेपर्स, बहुत सारे रुपया को छाप दिया कि रुपया ले जाओ, पूरा इतना रुपया छाप दिया कि लोगों के पास रुपया ही रुपया हो गया, है ना। तो रुपया होने से क्या होगा, अब पैसे तो प्रिंट कर दिया, मनी खूब हो गया, है ना, लेकिन इसके कारण जो जर्मन मार्क था, मार्क क्या है, जर्मन करेंसी को मार्क कहते हैं, है ना, तो जो मार्क था वो फॉल मतलब गिरना, पूरी तरह फॉल कर गया, पूरी तरह उसकी जो वैल्यू है डिवैल्यूएट हो गया। तो यहाँ पर भी बताता है कि इतना ज्यादा जर्मन मार्क की वैल्यू गिर गई, है ना, कि आप कह नहीं सकते। बोलता है कि अप्रैल द यूएसए डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क, मतलब एक यूएसए डॉलर बराबर
कितना मार्क होता था, 24,000 मार्क बराबर 1 यूएसए डॉलर। इतना ज्यादा वैल्यू गिर गई, है ना। इन द जुलाई 3,53,000 मार्क, और लाइक आप अप्रैल में 24,000 था 1 यूएसए डॉलर बराबर, और वही जुलाई में ये 3 लाख से भी ऊपर, 3.5 लाख से भी ऊपर चला गया। अगस्त में बेटा इतना चला गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि करोड़ों में चला गया, लाखों में चला गया। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन, डे बाय डे जर्मन की कंडीशंस और भी खराब होती जा रही थी। तो इससे एक बात पता चलता है कि यदि किसी भी देश की गरीबी वहां पर नोट छाप कर, नोट प्रिंट करके, करेंसी को प्रिंट करके नहीं दूर किया जा सकता, है ना, लाइक डेवलपमेंट करके दूर किया जा सकता है। लेकिन जर्मन सरकार ने क्या किया, वहां क्राइसिस चल रही थी, अपने उसको गरीबी से हटने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या किया, लाइक उसने प्रिंट कर दिया, नोट प्रिंट कर दिया। इससे गरीबी और बढ़ गई। ये लाइक करोड़ों में पहुंच जाता है, यू कैन से दैट इतना मार्क बराबर 1 यूएसए डॉलर, 1 लाख 10 लाख करोड़, मतलब आप कह सकते हो कि 9 करोड़ 88 लाख 60,000 मार्क बराबर 1 यूएसए डॉलर। इतना ज्यादा वहां की वैल्यू डिवैल्यूट हो जाता है। कितना में, दिसंबर में, मतलब हर मंथ गिरता जा रहा है। एंड द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियन, एक ट्रिलियन में पहुंच जाता है। मतलब एक ब्रेड को, आगे हम पढ़ाएंगे कि इतना ज्यादा जर्मन के करेंसी की वैल्यू गिर जाती है कि जर्मन के जनता को एक ब्रेड के पैकेट खरीदने के लिए व्हीकल से भरकर पैसा ले जाना पड़ता था। तब एक गाड़ी भर के पैसा ले जाएंगे, है ना, तो एक ब्रेड की पैकेट मिलेगा। इतना ज्यादा वहां की वैल्यू गिर गई थी, वहां की करेंसी को। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि लाइक गरीबी दूर करने के वहां की सरकार ने प्रिंट कर दिया था पैसा को। एंड द इमेज ऑफ द जर्मनी कैरिंग द कार्टलोड्स ऑफ द करेंसी नोट टू बाय द लोफ ऑफ द ब्रेड। देखो यहाँ पर लोफ ऑफ द ब्रेड जो है उसका मतलब होता है एक पैकेट ब्रेड का, एक पैकेट खरीदने के लिए लाइक वहां पर बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा ले जाना पड़ता था। इतना ज्यादा डिवैल्यूएट हो गया था। वाज द वाइडली पब्लिश्ड द इवोकिंग द वर्ल्ड वाइड एंड सिंपैथी। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज ए हाइपर इन्फ्लेशन। और ये जो क्राइसिस हुआ, इतना बड़ा क्राइसिस, है ना, भारी क्राइसिस जर्मन में, इस क्राइसिस को नाम दिया गया, दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज ए हाइपर इन्फ्लेशन, इसे कहा गया। into doing the ड्वेल्स प्लान। इसके बाद लाइक इतनी ज्यादा वहां पर क्राइसिस आ गई, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई जर्मन में, तो इससे दूर करने के लिए फिर अमेरिका इंटरवेन करता है। अमेरिका जो है वो इकोनॉमिकली हेल्प करता है कि इसको, जर्मन को, इस क्राइसिस से जर्मन को बाहर निकालने के लिए। और एक प्लान बनाया जाता है, इकोनॉमिकल प्लान, ड्वेल्स प्लान, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कहां पे, जर्मन में। और इस प्लान के तहत और अमेरिका के हेल्प के तहत फिर से जर्मन डेवलप होता है, फिर से उस क्राइसिस से बाहर निकलता है। तो ये थी कहानी आपको जर्मन के इकोनॉमिकल क्राइसिस की। आपने देखा, इससे आपको क्या सीख मिलती है कि किसी भी देश की गरीबी को दूर करने के लिए लाइक करेंसी को ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते, उसके द्वारा नोट छाप कर नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। धन्यवाद।